हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए मैटर लाते रहते हैं। तो आज से आपकी राजस्थान अध्ययन की बुक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसका पहला चैप्टर है राजस्थान का इतिहास एक परिचय। तो इस चैप्टर को मैं जितना हो सका उतने कराने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मेन बात यह है कि आपको मैटर समझ में आना चाहिए। ये जितनी भी आपकी क्लासेस हैं या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको काम आने वाला है। सबसे पहले है कि सबसे पहले जो राजस्थान वर्ड का यूज़ किसने किया था और कब किया था, क्या नाम रखा था, वो चीज़ें हैं। तो जॉर्ज थॉम्स ने सबसे पहले प्रयोग किया 1800 ईस्वी में, राजपूताना शब्द का यूज़ किया था। उसके बाद में 1829 के अंदर एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक के अंदर बताया कि राजस्थान या राजस्थान नाम रख दिया था। उसके बाद में 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति के साथ इसका नाम राजस्थान रख दिया गया। उसके बाद में इसका कई जगह पे आपको उल्लेख देखने को मिलता है कि राजस्थान नाम आपको देखने को मिलेगा। अब राजस्थान के अंदर भी जो क्षेत्र हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि धन्नव, जंगल, मत्स्य, शूरसेन, मरु। ये सारे आपको नाम सुनने को मिलेंगे। मरु और धन्नव दोनों का अर्थ क्या होता है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था। उसके बाद में जंगल शब्द है वो बीकानेर वाली साइड के लिए कहा गया है। बीकानेर वाले क्षेत्र को जंगल कहा गया है। उसके बाद में बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र जंगल कहलाता है। उसके बाद में बताया गया कि अलवर, भरतपुर और जयपुर तक के अधिकांश भाग शूरसेन राज्य में थे। और जो जयपुर है, जयपुर, अलवर और भरतपुर, इसकी राजधानी विराटनगर मानी गई थी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र में सटे हुए क्षेत्र धौलपुर करौली के अधिकांश भाग किसके हैं? शूरसेन जनपद के हैं। ठीक है। उसके बाद में हम नीचे की तरफ देखते हैं तो महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है कि शूरसेन नाम का एक प्राचीन राज्य हुआ करता था। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पे अगर आपने देखें तो माही नदी जो है उसके आसपास का क्षेत्र, मतलब कि प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र क्या है? कांठल कहलाता है। और वहाँ पे 56 गांवों का समूह देखने को मिलता है जिसे हम 56 का मैदान कहते हैं। एक क्वेश्चन आ चुका है कि 56 का मैदान किस किस जिले के अंदर है? तो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य है। उसके बाद में हम अगला देखते हैं। उसके बाद में भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है उसको हम ऊपरमाल के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है कि ऊपरमाल का क्षेत्र किन दो क्षेत्रों के बीच का पठारी भाग है। ठीक है। उसके बाद में गिरवा की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे देखने को मिलती है? तो उदयपुर में आपको गिरवा की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। उसके बाद में जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मांड था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो क्षेत्र हैं उसको हम बागड़ कहते हैं। और जो आपको सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा उसको हम बांगड़ कहते हैं। बस एक बिंदी का फ़र्क है। कोटा और बूंदी का प्रदेश नाम हड़ौती है। सीकर, चूरू, झुंझुनू वाले क्षेत्र को हम शेखावटी नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। एक है प्राक युग, एक है आद्य युग और एक है ऐतिहासिक युग। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। और आद्य युग किसे कहा जाता है? जिसे लिखित साक्ष्य तो मिले हैं पर उसे पढ़ा नहीं गया अभी तक। ठीक है। और ऐतिहासिक युग वो है जिसके बीच में हमें लिखे हुए साक्ष्य भी मिले हैं और जिसे पढ़ा भी गया है। प्राग युग का यहाँ पे टाइम बताया गया है कि आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का था। हड़प्पा के काल से 600 ईसा पूर्व तक का आपका आद्य युग हुआ। और ऐतिहासिक युग जो हुआ है वो आपको 600 ईसा पूर्व से अभी तक जारी है। अब हम बात करते हैं प्राग युग में राजस्थान। तो प्राग युग के अंदर जो राजस्थान था वहाँ पे नदी घाटियाँ देखने को मिलती हैं। इसकी प्रचुरता होने के कारण वहाँ पे आपको कंदमूल देखने को मिलेंगे। सघन वनों के कारण वहाँ पे मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। मतलब कि पहले के टाइम के अंदर क्या होता था कि लोग जानवरों को मारकर ही खाते थे और आसपास नदियाँ बहती थी वहीं से पानी पीते थे। मतलब कि उनका ज़्यादा समय कहाँ पे बीतता था? जंगलों के अंदर बीतता था। यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। उसके बाद में इन्होंने इसे भी 3 भागों में बाँट दिया है। मानव सभ्यता के उद्भव इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है और इसे 3 भागों में बाँटा गया है। एक है पूर्व, एक है मध्य, एक है उत्तर पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल के अंदर क्या है? जिसके बीच में पत्थर नहीं आया था। पत्थर से पहले हस्त कुठार खोज निकाली, मतलब कि कुल्हाड़ी जो होती है ना वो पत्थर से बनी कुल्हाड़ी निकाली थी, जिसके बारे में पता लगाया था 1870 ईस्वी में। सीए हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार खोज निकाली। उसके बाद में
इसके बीच में बताया गया है कि डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्र नाथ मिश्र और आर.सी. अग्रवाल, विजय कुमार, हरीश चंद्र मिश्रा, इन्होंने क्या है खोज की थी, इनका योगदान रहा है, मतलब कि ये बताया गया है। ठीक है। उसके अलावा जालौर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय बी ओल्चिन को है। मतलब इसमें ज़्यादा मेन बात यही है, यहाँ पे आपको एक कुल्हाड़ी मिली है जो कि पत्थर की थी। मध्यपाषाण काल, ये एक दूसरी कड़ी के रूप में आता है। इसके बीच में आपको पश्चिम राजस्थान के अंदर लूनी और उसकी सहायक नदियाँ देखने को मिलेंगी। चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर के मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। इसके अलावा आपको कई और चीज़ें भी देखने को मिली हैं, जिसमें ब्लेड, इग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय है। इसे माइक्रोलिथ भी कहा गया है, लघु पाषाण उपकरण भी कहा गया है। उसके बाद में नव पाषाण काल, जिसके बीच में आप देख सकते हैं अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर वाला जो एरिया, वहाँ पे उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अन्य उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें भीलवाड़ा के बागौर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसके बाद में राजस्थान में धातु काल के बारे में बताया गया, जिसके बीच में कालीबंगा, गिलुंड, आहड़, ये जितनी भी आपकी सभ्यताएं हुई हैं, इन सब का उल्लेख देखने को मिलता है। लोहा काल का मतलब यह है कि जहाँ पे आपको लोहा देखने को मिला है, जैसे भारत राजस्थान के अंदर नौ भरतपुर में, जोधपुर में, सुनारी, झुंझुनू में, रेन टोंक में, यहाँ पे लोहे के उपकरण आपको देखने को मिले हैं। जोधपुरा और सुनारी से आपको लोहे के गलाने की भट्टियाँ, अस्त्र शस्त्र बनाने के कारखाने मिले हैं। और रैन टोंक से आपको क्या है, टाटा नगर की संख्या दी जाती है, क्योंकि रैन टोंक के अंदर सबसे ज़्यादा लोहे की सामग्रियाँ मिली हैं। उसके बाद में ये स्लेटी रंग के मृद धूसर बांड भी मिले हैं। ये आपको जो विराटनगर व जोधपुर, सुनारी, नौ आदि स्थानों से मिले हैं। उसके बाद में आप आती है कालीबंगा सभ्यता, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कालीबंगा सभ्यता यह हनुमानगढ़ के अंदर है। घग्गर नदी यहाँ से गुजरती है। अमलानंद घोष ने इसकी 1952 के अंदर खोज की थी। 1961-62 में बीबीलाल और बीके थापर ने इसकी खोज की है। उसके अलावा कालीबंगा का नाम क्या, कालीबंगा का जो नाम है वो काले रंग की चूड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके अलावा इसके बीच में प्राक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के अंदर इसको बांटा गया है। इसके 5 स्तर सामने आए हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर के अंदर। उसके अलावा कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ है। इस बार जो पेपर के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया, उसमें एक और आदमी का नाम बता दिया था, वो अब मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है। इसके बीच में अब कालीबंगा के अंदर क्या क्या मिले हैं, एक तो जुते हुए खेत मिले हैं। ठीक है। काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई मिली हैं। कब्रिस्तान मिले हैं। 6 छिद्र वाली कंकाल की एक खोपड़ी मिली है। बैलगाड़ी मिली है। हवन कुंड मिले हैं। लकड़ी की नालियाँ मिली हैं। बेलनाकार मोहरें मिली हैं। ईंटों को धूप में रख के पकाया जाता था। मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और बर्तनों का रंग का लाल था और उसके ऊपर काली और सफ़ेद धारियाँ बनी हुई थी। यही आपकी कालीबंगा सभ्यता, इतनी आपने याद कर ली, इनफ है। आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी, 1953 के अंदर की है। इसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया है। मृतकों को गहने व आभूषणों के साथ दफनाते थे। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन मिले हैं। आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति कहते हैं। इसे दूसरी ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। यहाँ पे तांबे के औजारों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। यहाँ पे ठप्पे भी देखने को मिले हैं। ठप्पे मीन्स आपके थापे। गिलुंड सभ्यता राजसमंद के अंदर है। ठीक है। 2 टीलों के उत्खनन फलस्वरूप आहड़ संस्कृति की संस्कृत से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाशमयी है। और बनास संस्कृति के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि बनास नदी इसी के पास से गुजरती है। 1957-58 में बीबीलाल के निर्देशन में यहाँ इसका उत्खनन हुआ था। उसके अलावा आपको इसके जो भी व्यक्ति हैं ना, उनको याद करना जरूरी है, क्योंकि अब यही पेपर के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देख लेना थोड़ा सा। ठीक है। गिलोने में 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सादे, काले, पालिशदार, भूरे, लाल, काले, चित्रित मृद भांड मिले हैं। उत्खनन से मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष। आहड़ में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि आग में पकाई हुई पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। गिलुंड में इनका प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है। वी एन मिश्रा ने 1967 से 70 तक इसका उत्खनन किया था। कोठारी नदी के किनारे है। यहाँ पे तांबे के उपकरण मिले हैं। छेद वाली सुई मिली है। और यहाँ पे पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। जितना मैंने आपको बताया ये इनफ है। बाकी यहाँ पे अखेट अखेट का काम करते थे लोग। गणेश्वर सभ्यता, कांतली नदी, नीम का थाना, सीकर।
इसके अलावा किसने खोज किया? आर.सी. अग्रवाल ने खोज की है, 250 ईसा पूर्व किया है। यहाँ पे 99% तांबा मिलता है, इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। और यहाँ पे तांबे से हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी यहाँ से ही तांबा भेजा जाता था। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन जो मिले हैं उसको कृपश वर्णी कहते हैं। ठीक है, तांबे की जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ग्नेश्वर से मिली हैं, भाले भूले यहीं से मिले हैं तांबे के। और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बताया गया है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी सभ्यता कौन से ज़िले के अंदर है। कई बार पेपर के अंदर यही क्वेश्चन आता है कि रंगमहल सभ्यता किस ज़िले में है, तो हनुमानगढ़। बरोड़ किस ज़िले में है, तो गंगानगर। तिलवाड़ा किस ज़िले में है, बाड़मेर में। नौहा कहाँ पे है, तो भरतपुर में। ठीक है, उसके बाद में आर्य संस्कृति का प्रसार हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद स्टार्ट हुआ। फिर वैदिक सभ्यता आई, फिर वेदों का ज्ञान करवाया गया जिसमें 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर वैदिक सभ्यता कहा गया। इसके बीच में कुछ अवशेष मिले हैं, जैसे अनूपगढ़, तरखानवाला डेरा, चकचौंठ से मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे रामायण से ज्ञात रामायण के बारे में कुछ बताया गया। फिर महाभारत काल के कुछ अवशेष आपको देखने को मिलते हैं, मतलब कि भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया। इन चीज़ों को अगर आप ढंग से थोड़ा बहुत देख लेते हैं तो आपके माइंड के अंदर ये हो जाएगा कि पहले की संस्कृति के लोग किस तरह से रहा करते थे या कैसे कैसे उसका परिवर्तन हुआ है। उसके बाद में आते हैं राजस्थान के जनपद। तो ये आपको अगली क्लास के अंदर देखने को मिलेगा, तो कंप्लीट मैं लेसन अगली क्लास के अंदर करवाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।